आपका मनोवैज्ञानिक। तो जो विकास होता है वो वृद्धि के बिना भी आपका पॉसिबल है, ये बात आप लोग समझिए। तो यहां पर जो आपकी वृद्धि होती है और विकास होता है उसके बारे में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। अब बात करते हैं विकास के डोमेन के बारे में, बात करते हैं विकास के आयाम के बारे में, बात करते हैं एक एक करके। ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में आपका बहुत भर भर के आपका पूछा जाता है। विकास के डोमेन यानी विकास के आयाम के बारे में बात करते हैं, ठीक है जी। हाँ हाँ, वोम टू टोम भी कह लो, ठीक है, गर्भ से कब्र भी कह लो, या गर्भ से मृत्यु तक भी कह लो, बात एक ही होती है। जो आपका विकास होता है दोनों बात आपकी सेम है। देखिए अगला पॉइंट आपका दिया हुआ है कि जो विकास होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, यानी कि बहुआयामी होता है। अब आपके एग्जाम में एग्जामिनर पता है क्या क्वेश्चन देता है कि विकास जो होता है उसके एक आयाम होता है, जैसे बुद्धि के बारे में देता है कि बुद्धि एक आयामी होती है, ऐसी विकास के बारे में देता है नहीं। विकास के कई सारे डायमेंशनल होते हैं, कई सारे आयाम होते हैं, यानी विकास आपका कई प्रकार का होता है। कई प्रकार का कैसे होता है? आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ठीक है, यानी कि आपका संज्ञानात्मक विकास होता है, आपका मानसिक विकास होता है, आपका क्या होता है, आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, आपका जो शारीरिक विकास होता है, आपका सोशल डेवलपमेंट होता है, आपका सामाजिक विकास होता है, आपने समाज से कितनी चीजें सीखी, आपका इमोशनल डेवलपमेंट होता है, आपका स्वयंगात्मक विकास होता है, एक इसमें आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी आप लोग सीख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है? आपके विकास के मल्टी डायमेंशनल होते हैं, यानी विकास के कई सारे आयाम होते हैं, ठीक है। तो मानसिक विकास के लिए, बच्चे के मानसिक विकास के लिए बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में पढ़ाई करता है, उसको चीजें वहां पर लर्न कराई जाती है, तो ये काम होता है। बच्चे के शारीरिक विकास के लिए पहले मिड डे मील की योजना शुरू कराई गई थी, उसकी जगह आपकी पीएम पोषण योजना शुरू कराई गई कि बच्चों को गुणवत्तापूर्वक भोजन कराने के लिए, ताकि उसका बच्चे का अगर शारीरिक विकास होगा तो उसके जो बाकी के जो विकास के जो आपके फैक्टर है उनको भी वो प्रभावित करेगा, तो उसके लिए आपकी पीएम पोषण योजना फिर आपकी कराई गई, ठीक। उसके अलावा बच्चे का सामाजिक विकास भी होता है, बच्चा अपनी फैमिली से सीखता है, अपने स्कूल से सीखता है, और बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट भी होना जरूरी है, संवेगात्मक विकास भी होना आपका जरूरी है। अब देखिए इमोशनल डेवलपमेंट से जुड़ा क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अगर किसी बच्चे का संवेगात्मक विकास अच्छा नहीं हुआ तो बाकी के सभी फैक्टर के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। वो कैसे पड़ेगा? देखिए, अगर मान लो आप लोग अपना सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हो, और सीटेट का एग्जाम देने आप लोग गए, और मान लीजिए आप लोग किसी बस के अंदर हो, टेम्पो के अंदर हो, या ट्रेन के अंदर हो, और वहां पर आपकी किसी से बहस हो गई, और आपका एग्जाम है, ठीक है, और बहस हो गई, तो आपने क्या काम करा? अगर आपका इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा है तो क्या काम करोगे? चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, जो तुमने कहा ठीक है, बाद में देख लेंगे, ठीक है, या कोई बात नहीं, मेरा एग्जाम है भाई, मैं लड़ाई नहीं करूंगा। तो समझ लो आपका इमोशनल डेवलपमेंट हो चुका है। अगर आपने वहां पर लड़ाई कर दी, एक दूसरे से गुट बजा दिए, लात घुसे चल गए, और आपका पेपर छूट गया, ठीक है, और उसके बाद पता नहीं एक साल बाद सीटेट आएगा, तो समझ लो आपका इमोशनल डेवलपमेंट आपका नहीं हुआ है। आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि किसी सही व्यक्ति पर सही मात्रा में सही टाइम पर सही उद्देश्य के लिए, ठीक है, गुस्सा करना, यह किस विकास को आपको दर्शाता है? तो यह दर्शाता है आपके स्वयंगात्मक विकास को, आपके इमोशनल डेवलपमेंट को। तो विकास के आपके डोमेन होते हैं, आपका फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपका सोशल डेवलपमेंट, आपका इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। लैंग्वेज को भी आप लोग इसके अंदर आपके शामिल कर सकते हो। तो विकास के क्या होते हैं? आपके बहुआयाम होते हैं, यानी कि आपके मल्टी डायमेंशनल आपका होता है, ठीक। अब देखिए, जो आपका ये आपका शारीरिक विकास होता है, जो आपका शरीर से जुड़ा हुआ आपका विकास होता है, बेसिकली इसके अंदर आपको दो आपके इसके पार्ट पढ़ने हैं, दो आपको इसके भाग पढ़ने हैं, जो आपके सीटेट के एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। उनके ऊपर एक बार आप नजर डालिए, ठीक है, उनके ऊपर एक बार नजर डालिए, तो आप लोग समझ गए कि जो आपका शारीरिक विकास है ये आपके किससे जुड़ा होता है? आपके मसल से, आपकी हड्डियों की क्षमता पर उनके कंट्रोल करने से आपका जुड़ा होता है, जिसको आपको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है, जो आपका शारीरिक विकास होता है। और कौन से दो भाग है, इनके ऊपर एक बार नजर डालिए, ये ज्यादातर आपके एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। जो दो भाग है जो आपके शरीर से जुड़े हुए होते हैं, जहां पर बच्चे का शारीरिक विकास होता है, जो आपके दो शरीर से जुड़े होते हैं, वो होते हैं, एक है आपका फाइन मोटर स्किल और एक होता है आपका ग्रोस मोटर स्किल। ये आपके शरीर से जुड़े जो आपके दो विकास होते हैं, जो बच्चों का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। अगर बच्चे का मान लीजिए फाइन मोटर स्किल का विकास हो गया, तो इसमें मसल्स का बच्चा कम यूज करता है। अपने फाइन मोटर स्किल के अंदर जो बच्चा होता है अपने मसल्स का कम यूज करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बच्चा लिख रहा है, तो इसमें उसके मसल्स का कैसे यूज होगा? कम होगा। जैसे मैं लिख रहा हूं तो मसल्स का कम यूज हो रहा है। जो आप कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर रहे हो तो मसल्स का कैसे यूज करो? कम कर रहे हो। वीडियो के अंदर जो टाइप करते हो मसल्स का कैसे यूज करते हो? कम करते हो, ठीक है। तो ये जहां पर मसल्स का कम यूज होता है तो वो होता है आपका फाइन मोटर स्किल होता है। जो बच्चा अपने कमीज के जो बटन लगाता है, ठीक है, वो कैसे होता है? आपका फाइन मोटर स्किल आपका होता है। ग्रोस मोटर स्किल्स के अंदर क्या होता है? मसल्स का ज्यादा यूज होता है, ठीक है। क्या होता है? ज्यादा यूज होता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा दौड़ लगा रहा है, कोई बच्चा स्विमिंग कर रहा है, आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, अगर कोई आदमी एक टांग पर खड़ा है तो वहां पर किस मसल्स का यूज हो रहा है? तो वहां पर किस मसल्स का यूज हो रहा है? आपके ग्रोस मोटर स्किल का यूज हो रहा है, क्योंकि वहां पर आपके मसल्स का ज्यादा यूज आपको देखने को मिल रहा है, ठीक। इसको आप लोग ऐसे समझ गए। चलिए बढ़ते आपके अगले की ओर। अगला है बाल विकास के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, जैसे कोई ना कोई सिद्धांत या फिर दो तीन सिद्धांत भी आपको अपने एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। इनके ऊपर एक एक करके बात कर लेते हैं, ठीक है। सर हमको बस आपकी क्लास समझ में आती है, टेंशन मतलब भैया आप लोग, ठीक है। अगर भरोसा करा है तो एग्जाम के अंदर आप लोग जाके देख लेना। जब एग्जाम आपके अंदर जाएगा तो देख लेना, आपको कोई चीज ऐसी नहीं मिलेगी जो आपके एग्जाम के अंदर आपको ना देखने को मिले, ठीक है। तो वो आपको अपना रिजल्ट आपको बता देगा। बस जो जो चीज आपको कराता जा रहा हूं उनको करते जाइए, बेफिक्र हो गए, ठीक है। चलिए बढ़ते आपके बाल विकास के सिद्धांत के बारे में। पहला सिद्धांत आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। समान प्रतिमान का सिद्धांत यह कहता है कि जितनी भी जातियां है,
चाहे वो आदमी हो, चाहे कोई जानवर हो, पशु पक्षी हो, XYZ कोई भी हो। तो जितनी भी जातियां होती है, तो हर जाति अपनी जाति के पैटर्न को फॉलो करती है, अपनी जाति के पैटर्न को फॉलो करके वो अपना विकास करती है। मान लो हम लोग हैं और हमारे जो बच्चे हैं, भाई हमारा बच्चा इंडिया का बच्चा हो, अमेरिका का बच्चा हो, केन्या का बच्चा हो, अफ्रीका का बच्चा हो, तो वो बच्चा जब पैदा होता है तो हर बच्चा ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर वो ऐसे ही पैदा होता है। दो उसकी टांगे होती है, दो उसके हाथ होते हैं, ऐसी आंखें होती है, और उसी तरीके से बच्चे का विकास होता है जैसा किसी और दूसरे कंट्री के अंदर उसका विकास होता है। बस कोई काला होता है, गोरा होता है, इस तरीके से थोड़ा बहुत आप उसके अंदर बदलाव होता है, वरना जो हर जाति होती है वो अपनी हर जाति के पैटर्न को फॉलो करती है। शेर का बच्चा होगा वो पूरे वर्ल्ड के अंदर उसी तरीके से होगा जैसा हर जगह देखने को मिलता है। हाथी का बच्चा होगा उतना ही बड़ा पैदा होता है जितना हर जगह पैदा होता है। तो ये होता है आपका सिमिलर पैटर्न को जो फॉलो करती है जो हर जाति होती है, ठीक है, चाहे जानवर हो, पक्षी हो या इंसान हो। तो ये विकास का पहला सिद्धांत होता है कि जो विकास होता है वो हर जाति अपने पैटर्न को फॉलो करके विकास को करती है। तो ये विकास का पहला अपना सिद्धांत होता है, ठीक है। ऐसे होता है ना भाई विकास। आगे बढ़ते हुए आपका अगले सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। अगला सिद्धांत और बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत जो आपके सीटेट के एग्जाम में, पता नहीं पिछली बार एग्जामिनर को क्या इससे इतना प्यार हो गया, भर भर के क्वेश्चन ये वाला आपके एग्जाम में दे दिया, ठीक है। ये आपका जो विकास की दिशा का सिद्धांत होता है, ठीक है, जो विकास की दिशा का सिद्धांत होता है कि विकास क्या होता है, एक दिशा की ओर चलता है, नहीं, विकास मल्टी डायरेक्शन होता है। कि विकास क्या होता है, एक दिशा की ओर नहीं चलता, विकास मल्टी डायरेक्शन होता है, अलग अलग दिशाओं में जाता है। ये बात आप लोग समझ गए। तो पहला जो एग्जामिनर के अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन आता है कि विकास एक दिशा की ओर जाता है, ये पॉइंट आपका गलत है। विकास मल्टी डायरेक्शन में होता है, यानी अलग अलग दिशाओं की ओर जाता है। अब यहां पर आपको दो वर्ड याद करने बहुत जरूरी है जो आपके एग्जाम में आते हैं। इनका भाई नाम मेरे कहने से इंग्लिश में नाम याद कर लेना। हिंदी के अंदर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कभी आपको मस्का दोमुखी दे देगा, कभी आपको अधोमुखी दे देगा, कभी आपको दूरभिमुखी दे देगा। तो इनके नाम इंग्लिश में नाम याद करना, कंफ्यूज नहीं होगे वरना। देखिए, एक तो होता है आपका सिफेलोकोडल और एक होता है आपका प्रोक्सीमोडिस्टल होता है आपका। सिफेलोकोडल होता है आपका जो विकास की दिशा का सिद्धांत होता है। सिफेलोकोडल होता है जब विकास जो होता है वो सिर से पैर की ओर चलता है। इसमें कहा हुआ है ना कि विकास की दिशा का सिद्धांत, कि विकास किस डायरेक्शन की ओर चलता है। तो विकास की जो पहली जो डायरेक्शन होती है, जो दिशा होती है, वो होती है उसके सर से और उसके पैर की ओर चलती है। पहले उसके सर का विकास होगा, फिर उसके कंधों का, शोल्डर का विकास होगा, फिर नीचे चलते हुए और लास्ट में उसके पैरों का विकास होगा। आपने देखा होगा कुछ बच्चा जो होता है पहले रोना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं, उसके बाद अपने हाथों को, कंधों को चलाना शुरू करेंगे, उसके बाद अपने हाथों को चलाना शुरू करेंगे, सबसे बाद में अपने पैरों को चलाना शुरू कर देते हैं। तो अगर कोई बच्चा इस तरीके से अपने विकास को कर रहा है तो समझ लो वो कौन सा है, आपका सिफेलोकोडल है। यानी विकास की दिशा का सिद्धांत उसके अंदर कौन सा है, आपका सिफेलोकोडल है। बताओ आपके अंदर कौन सा हुआ था। अब कुछ तो बता देंगे कि सर मेरे अंदर ये वाला था। अरे गधों, उस टाइम पर आपको कैसे पता होगा कि कैसे हो गया ठीक है। दूसरा होता है आपका प्रोक्सीमोडिस्टल होता है। अगर विकास सेंटर से शुरू होकर, जो आपका सेंटर है, पीछे का जो आपका सेंटर है, मध्य का जो आपका एरिया है, अगर विकास सेंटर से शुरू होकर बाकी के आपके हिस्सों की ओर फैल रहा है तो आपका प्रोक्सीमोडिस्टल होता है। यानी मध्य से, सेंटर से शुरू होकर बाकी के हिस्सों की ओर अगर आपका विकास हो रहा है तो आपका विकास की दिशा का कौन सा सिद्धांत है, आपका प्रोक्सीमोडिस्टल है। तो ये विकास के जो डायरेक्शन के जो सिद्धांत है, दिशा के जो दो सिद्धांत है, बड़े महत्वपूर्ण आपके सिद्धांत है, ठीक है। तो बताओ कौन से सिद्धांत है, अभी भी बता दोगे कि सर ये वाला सिद्धांत है। तो इनको समझ गए आप लोग, सिफेलोकोडल को और आपके प्रोक्सीमोडिस्टल को। आगे बात करते हैं विकास के अगले सिद्धांत की बात, कि जो विकास होता है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। कि जो बच्चा होता है पहले सामान्य क्रियाएं करता है और फिर उसके बाद विशिष्ट क्रियाएं करता है। भाई बच्चा पहले उठना सीखता है, जैसे मैंने पीछे बताया भी, फिर बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है और फिर दौड़ना सीखता है। इस तरीके से बच्चा क्या काम करता है, ये सभी क्रियाएं करना सीखता है। आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो सबसे पहले दौड़ना सीख गया हो, फिर चलना सीखा हो, फिर बैठना सीखा हो, फिर उठना सीखना? ऐसा तो कोई नहीं है ना। तो सभी इसी तरीके से चलना सीखे ना, इसी क्रम से सीखे। तो विकास कैसा होता है, जनरल टू आपका स्पेसिफिक होता है। आगे बात करते हैं, विकास जो होता है आपका कंटिन्यूअसली चलने वाला प्रोसेस है। जैसे मैंने आपको बताया, अभी एक बच्चे ने कहा वोम टू टोम होता है, गर्भ से कब्र तक होता है, बिल्कुल सही बात है। और विकास जो होता है आपका मां के गर्भ से शुरू हो जाता है और आपका मृत्यु तक चलता रहता है, जो आपका विकास होता है। इसलिए विकास को आपका एक कंटिन्यूअसली चलने वाला आपका प्रोसेस बताया गया है, यानी कि निरंतर चलने वाला आपका प्रोसेस विकास को बताया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं विकास के बारे में। देखिए, विकास का हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं, यानी कि विकास का प्रिडिक्शन लगा सकते हैं। वो कैसे भाई, जैसे आप लोग अपने, जैसे मैंने आपको बताया, मॉक टेस्ट के ऊपर जाकर प्रैक्टिस करो। जब आप लोग मॉक टेस्ट के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो तो आप अपना प्रिडिक्शन लगा सकते हो, पूर्वानुमान लगा सकते हो। यार मेरे तो इतने नंबर बैठ रहे, तो मेरा तो पास हो पाएगा, या इतनी स्कोर कर पाऊंगा, 140 कर पाऊंगा। आप अपना अनुमान लगा सकते हो, उसके अंदर कितना अनुमान लगाएगा। उसी तरीके से हम भी अपने घर के बच्चों का अनुमान लगा सकते हैं कि अगर मैं इसको इतना खाना पीना दे रहा हूं, उसका शरीर इतनी ग्रोथ कर रहा है, तो इसका शारीरिक विकास कितना होगा। तो यह बात आपको ध्यान रखनी जरूरी है कि विकास का हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, यानी विकास का हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसके अंदर यह भी निकल कर आ रहा है कि बच्चों की जो विकास की जो दर होती है, जो डेवलपमेंट की जो रेट होती है, वो अलग अलग होती है। अब जितने लोग आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अब मान लो आप में से कुछ बच्चों को खाना दिया अच्छा खासा, तो वो क्या काम करेंगे, उनकी बॉडी बन जाएगी अच्छी खासी, ठीक है, और जिम विम करा दी उनको तो उनकी बॉडी बनेगी अच्छी खासी। और कुछ बच्चों को खाना नहीं दिया तो उनकी बॉडी ना बनेगी और पतले से सूख जाएंगे।
तो जो विकास की जो दर है तो सभी बच्चों में क्या एक समान होगी? नहीं होगी, किसी में ज्यादा हो जाएगी, किसी में कम हो जाएगी, किसी में एवरेज हो जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो विकास की दर होती है वो सभी में अलग अलग देखने को मिलती है। अगर मैं सभी की फोटो यहां पर लगा दूंगा ना तो आपको ये चीज देखने को मिल भी जाएगी। ठीक, ये बात आप लोग समझ गए। अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं कि विकास एक का एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, जो बच्चों के अंदर क्या पाया जाता है? एकीकरण का गुण पाया जाता है। क्या गुण पाया जाता है? एकीकरण का गुण पाया जाता है। बच्चों के अंदर क्या, बड़ों के अंदर भी पाया जाता है। अब देखो मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं लिख भी रहा हूं, बोल भी रहा हूं और समझ भी रहा हूं और समझा भी रहा हूं। तो मैं क्या काम कर रहा हूं, मेरे अंदर यहां पर मेरे सारे अपने बॉडी के पार्ट्स चल रहे हैं, मेरा हाथ भी चल रहा है, मेरा मुंह भी चल रहा है, मेरा दिमाग भी चल रहा है। ठीक है, उसी तरीके से बच्चा भी क्या काम करता है, जैसे मान लो बच्चा साइकिल चला रहा है, बच्चा साइकिल चला रहा है तो साइकिल चलाते हुए अपना हाथ से अपना बैलेंस बना रहा है, पैर भी चला रहा है, अपना दिमाग का भी यूज कर रहा है। तो बच्चा क्या काम करता है, अपने एकीकरण के थ्रू अपने सारे शरीर को यहां पर तालमेल के द्वारा अपना साइकिल चला रहा है। तो इसलिए बच्चे के अंदर क्या पाया जाता है, एकीकरण का गुण पाया जाता है, सभी के द्वारा अपने काम करता है। अच्छा एक चीज देखो, जब हम लोग चलते हैं तो चलते टाइम हमारा हाथ भी इसी तरीके से चलता है, पैर भी चलते हैं और हमारा हाथ भी चलता है। एकीकरण का सबसे बेस्ट एग्जांपल ये पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आपके विकास के बारे में, अगले पॉइंट के बारे में। जो विकास होता है वो कभी भी लीनियर नहीं पाया जाता, यानी कि एक रेखा में नहीं पाया जाता। क्या विकास सिर्फ एक स्पीड से एक रेखा में पाया जाता है? ठीक है, कि एक स्पीड से विकास हो रहा है या एक रेखा में हो रहा है? नहीं, विकास कभी तो ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। इस तरीके से विकास चलता रहता है, कभी भी एक रेखा में विकास नहीं पाया जाता। यह बात आपको समझनी पड़ेगी। यहां तक आपका क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। ये विकास के जितने भी सिद्धांत है ये सभी बड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, विकास जो होता है आपका अंतर संबंधित होते हैं, जितने भी आपके विकास के डोमेन होते हैं यानी कि इंटर रिलेटेड होते हैं। जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, सोशल डेवलपमेंट हो गया, आपका इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, ये क्या होते हैं, आपस में अंतर संबंधित होते हैं। मान लो किसी का फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो गया तो बाकी के जितने भी विकास के डोमेन होते हैं उस पर इसका पूरे का पूरा प्रभाव आपको देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, इसलिए आपस में क्या होते हैं, ये अंतर संबंधित आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इंटर रिलेटेड आपको देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं आपके विकास के अगले सिद्धांत के बारे में। ये एक तरीके से पूरा का पूरा आपका चैप्टर है। इस सिद्धांत के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, उसके बाद बात करते हैं इस सिद्धांत के बारे में। हाँ, देखिए विकास का आपका जो अगला सिद्धांत है वह आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। एज ए टीचर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको व्यक्तिगत विभिन्नताओं की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं ये यहां पर किसका एग्जांपल है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का आपका एग्जांपल है। जब आप लोग टीचर बन जाओगे, स्कूल के अंदर जाओगे, वहां पर भी आपको क्लासरूम कैसा देखने को मिलेगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का आपको क्लासरूम देखने को मिलेगा। तो बच्चों के अंदर जो विकास होता है उसके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पूरा रोल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की नॉलेज एक टीचर को होनी चाहिए और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार ही बच्चे के अंदर क्या होता है, विकास होता है। भाई मान लीजिए किसी के अंदर आपका आईक्यू का लेवल ज्यादा है तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका अच्छा हो जाएगा, आईक्यू लेवल कम है तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका कम हो जाएगा। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग कैसा चलता है, आपका विकास चलता रहता है। ठीक है, तो विकास की गति तेज है तो किसी में आपकी कम हो जाएगी। ये आपकी इसके बारे में जानकारी दी हुई है। एक बार इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में ये पॉइंट देख लीजिए, इससे आपके थोड़ा सा चैप्टर यही कवर हो जाएगा, आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना पूरा का पूरा आपका चैप्टर है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, एक नंबर कंफर्म आता है। देखिए हमारी जो इंटेलिजेंस होती है या जो हमारा मोटिवेशन होता है, इंटरेस्ट होता है, वो सब हमारा अलग अलग होता है। भाई किसी का मोटिवेशन कुछ हो रहा है, कोई जॉब लगने के बाद कोई सोचेगा मेरी शादी हो जाए, कोई सोचेगा मुझे घर मिल जाए, कोई सोचेगा मैं तानों से बच जाऊं। तो हर किसी का जो मोटिवेशन होता है या हर किसी का जो इंटरेस्ट होता है वो सब अलग अलग है। यहां पर पढ़ने का मतलब हर किसी का अलग अलग है। ठीक है, और विकास की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होती है, सांस्कृतिक विविधताएं देखने को मिलती है। जैसे मैंने कहा, हाँ आप लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं हर कोई अलग अलग कल्चर से जुड़ा हुआ है, तो विकास के अंदर भी क्या होता है, कल्चर का प्रभाव देखने को मिलता है। जैसा उसके कल्चर में उसको चीजें बताई जाती है उसका सेम प्रभाव देखने को मिलता है, उसके विकास के ऊपर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, बच्चे के विकास में इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होता है उसका प्रभाव किस पर पड़ता है, आपके हेरिडिटी के ऊपर, आनुवंशिकता के ऊपर और आपके एनवायरमेंट की पारस्परिकता पर आपका इसका प्रभाव देखने को मिलता है। भाई मान लीजिए जैसे किसी बच्चे का विकास होना है तो विकास में एक तो प्रभाव देखने को मिलेगा उसकी हेरिडिटी का, ठीक है, जो जीन्स उसके माता पिता के थ्रू उसको मिले, और दूसरा प्रभाव देखने को मिलेगा उसके एनवायरमेंट का कि उसके आसपास के थ्रू उसका एनवायरमेंट किस तरीके का है, उसकी फैमिली में एनवायरमेंट किस तरीके का है, उसके स्कूल में एनवायरमेंट किस चीज का है। तो बच्चे के विकास में हेरिडिटी और उसके एनवायरमेंट दोनों का ये असर देखने को मिलता है। इसलिए ये जो कंसेप्ट है ये सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट है कि जो बच्चे का जो विकास होता है ना वो आपके हेरिडिटी और एनवायरमेंट यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण इन दोनों की परस्पर क्रियाओं का आपका परिणाम होता है। सीटेट के एग्जाम में सबसे ज्यादा ये पूछा जाता था कि जो आपका विकास होता है वो केवल आपका आनुवंशिकता की वजह से होता है या केवल आपका पर्यावरण की वजह से होता है, नहीं, वो आपका इन दोनों की परस्पर क्रियाओं का परिणाम होता है। ठीक है, जो आपका विकास होता है, इन दोनों के बिना आपका विकास हो ही नहीं सकता, मेरा भी नहीं हो सकता, भाई किसी का भी नहीं हो सकता। ठीक है, इन दोनों की वजह से आपका विकास होता है। अब इसके बारे में एक बार थोड़ा सा नजर डाल लीजिए, आपकी जो हेरिडिटी एनवायरमेंट होती है, ये छोटा सा चैप्टर आपका यही खत्म हो जाएगा, इसको अलग से करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आपके हेरिडिटी और आपके एनवायरमेंट के बारे में। ठीक है, इसके ऊपर एक बार देखिए,
देखिए इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। जो हेरिडिटी होती है ये क्या होती है? मैंने कहा जो जीन्स हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमको मिली है वही क्या होती है? वो हेरिडिटी होती है। जैसे हमारी जो आंखों का रंग हो गया ये क्या होता है? हेरिडिटी होती है। आनुवंशिकता होती है। क्या होता है? आंखों का जो रंग होता है ये क्या होती है? आनुवंशिकता होती है। जो जीन्स हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमको मिली है, कहते हैं ना अरे इसकी हाइट तो इसके पापा पर गई है, या ठीक है इसकी जो नाक है तो इसकी मम्मी पर गई है, ये क्या होता है? ये हेरिडिटी होती है। सोचने का जो तरीका होता है वो किसके थ्रू हमको मिलता है? वो हमारे आनुवंशिकता हेरिडिटी के थ्रू हमको मिलता है। पर्यावरण जो होता है, हमारे जो चारों तरफ का जो एनवायरमेंट होता है वो हमारा पर्यावरण होता है। तो जो बच्चे का जो विकास डिपेंड करता है वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि सिर्फ किसी एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट ये भी निकल कर आता है, जो हेरिडिटी होता है वो आपका एक स्थिर होता है, ठीक है, यानी कि आपका स्टेटिक होता है, जिसमें कोई भी चेंज आप लोग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए किसी बच्चों का आंखों का रंग भूरा है या नीला है, क्या आप उसके अंदर कुछ चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन जो आपका एनवायरमेंट होता है, एनवायरमेंट आपका डायनेमिक होता है। एनवायरमेंट कैसा होता है? आपका डायनेमिक होता है, यानी कि इसके अंदर आपका चेंज आप लोग कर सकते हो। एनवायरमेंट के अंदर एनवायरमेंट है भाई, कुछ भी चेंज आप लोग कर सकते हो, ठीक। तो ये बात आप लोग समझ गए हेरिडिटी और एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। चलिए अब बात करते हैं बाल विकास की अवस्थाओं के ऊपर, बात करते हैं एक एक करके। यहां से कोई ना कोई अवस्था आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाती है, इसके ऊपर एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। आज लग रहा है पूरा भारत वीडियो देख रहा है ठीक है भाई, तो आप लोग शेयर करते रहिए वीडियो को। मैंने कहा ना जितने भी आपके दोस्त यार है या जितने भी आप लोग ग्रुप में जुड़े हुए हो, आप लोग शेयर करिए, क्योंकि वीडियो को शेयर करने की या अपने दोस्त तक भेजने की जिम्मेदारी मैंने आप लोगों को छोड़ी हुई है। तो मैं आप पूरा इसको कंप्लीट कराऊंगा, मेरा ध्यान पूरा इसी पर है, तो शेयर करने का काम आपको छोड़ा हुआ है, ठीक। अब देखिए बाल विकास की अवस्थाओं के ऊपर बात करते हैं एक एक करके। जो बाल विकास की जो अवस्थाएं होती है उनके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब मॉक टेस्ट करिए, मॉक टेस्ट दबा के करिए, वो आपको करने बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना ऑनलाइन में दिक्कत आ जाएगी वरना, ठीक। देखिए बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। बाल विकास की जो अवस्था होती है पहली होती है आपकी प्रीनेटल स्टेज, यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था। जब बच्चा मां के पेट में होता है उसको कहा जाता है आपका प्रीनेटल स्टेज। जब बच्चा या तो 9 महीने का होता है या आपका 280 दिन का होता है तो होती है आपकी प्रीनेटल स्टेज। तो यह अवस्था होती है जब बच्चा मां के पेट के होता है, पेट के अंदर होता है, यानी मां के गर्भ के अंदर होता है। तो पहली स्टेज होती है आपकी प्रीनेटल स्टेज, ठीक। अब इसके बाद जो बच्चा होता है वो बच्चा आपका होता है आपका शैशवावस्था के अंदर। जब बच्चा होता है आपका जन्म से लेकर आपका 2 साल का होता है तो इसको कहा जाता है आपका शैशवावस्था कहा जाता है, यानी कि इन्फेंसी स्टेज कहा जाता है। जब बच्चा जन्म से आपका 2 साल तक का बच्चा होता है, ठीक है। ये जो बच्चा देख रहे हो ये मेरी भांजी है जिसका नाम है आपका किट्टो, ठीक है, जिसको जानवी इसका नाम है वैसे। तो यहां पर बच्चा जो होता है बच्चा 2 साल तक का आपका बच्चा होता है। अब देखिए जो आपकी स्टेज दी हुई है कि जो बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा होता जाता है, तो उन स्टेज में बच्चे के साथ क्या क्या होता है, क्या क्या चेंजेस उनके अंदर होते हैं, क्या क्या बदलाव उनके अंदर होते हैं, तो इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग बात करते हैं, ठीक। अब जब बच्चा इन्फेंसी स्टेज के अंदर होता है, यानी 2 साल तक का बच्चा होता है, तो क्या काम करता है? इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो पूरी तरीके से अपने मां बाप पर डिपेंड होता है, और जो उसका व्यवहार जो होता है उसका व्यवहार डिपेंड होता है अपना मूल प्रवृत्तियों पर। उसका पूरा का पूरा व्यवहार डिपेंड होता है मूल प्रवृत्तियों पर। कैसा है उसका व्यवहार डिपेंड होता है? जैसे मान लीजिए बच्चों को भूख लगी, ठीक है, बच्चों को भूख लगी, तो भूख लगने पर बच्चा क्या काम करना शुरू करता है? बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है भूख लगने पर। अगर बच्चा आनंदित फील कर रहा है, ठीक है, बच्चा आनंदित फील कर रहा है, ठीक है, अंदर से आनंदित फील कर रहा है, तो बच्चा खुश होना यानी कि हंसना शुरू कर देगा। कैसा शुरू कर देगा? हंसना शुरू कर देगा। जैसे कि यहां पर किट्टो हंस रही है। तो बच्चा का जो व्यवहार होता है वो किस पर होता है? आपका मूल प्रवृत्ति पर होता है। जैसी मूल प्रवृत्ति होगी उस तरीके का व्यवहार बच्चा करना स्टार्ट कर देता है। अगला होता है इसके अंदर बच्चे के अंदर तेज आपका शारीरिक मानसिक विकास और अधिगम की अवस्था भी आपको देखने को मिलती है। और इसके अंदर बच्चे के अंदर कोई भी नैतिकता यानी कि मोरलिटी देखने को नहीं मिलती। बच्चा कितना भी बड़ा कोई आदमी होगा, दादा होगा, पापा होगा, पिताजी होगा, उसमें थप्पड़ लगा देगा। इसने हमारे खूब भाई थप्पड़ मारे, हमारा चेहरा वेरा सब नोच दिया इसने। जैसे एक बार हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है वो मेट्रो के अंदर बैठे हुए थे, तो उनसे ऑटोग्राफ के लिए, उनसे मिलने के लिए लोग बाग लाइन में लगे हुए थे कि सर हम मिल लो हमसे मिल लो। तो एक छोटे से बच्चे को उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भाई आजा हमारे पास आजा, तो बच्चे ने मुंह फेर लिया। देखो ये होती है छोटे बच्चे की पावर, क्योंकि बच्चे को अंदर नैतिकता पाई नहीं जाती बिल्कुल भी, ठीक है। तो नैतिकता का अभाव पाया जाता है जो आपकी जो इन्फेंसी स्टेज होती है, ठीक है, उससे मतलब नहीं है दुनिया की कितनी भी बड़ी कोई भी पावर हो। अगले बात करते हैं इन्फेंसी के बाद बात करते हैं आपकी अर्ली चाइल्डहुड की बात करते हैं। और अर्ली चाइल्डहुड के अंदर आ गया अगला जो शैतान बच्चा है जो है तेजी भाई, मतलब जो हम मेरा भांजा है जिसका नाम आपका तेजस, ठीक है, सॉरी तेजस्वीर खारी पूरा नाम ये भाई बोलता है वरना चिढ़ जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड स्टेज के बारे में। अब बच्चा हो गया आपका 2 साल से लेकर 6 साल तक का बच्चा हो गया, ठीक है। अब बच्चा हो गया आपका 2 साल से लेकर 6 साल तक का आपका बच्चा हो गया। इसके अंदर बच्चे के अंदर पाई जाती है आपकी जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी बहुत पाई जाती है। हर चीज के बारे में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ऐसा क्यों नहीं है मम्मी, ये ऐसा क्यों नहीं है, वो हमारे कौन लगते हैं, वो घर पे कौन है। हर चीज के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है आपकी किसके अंदर? आपकी अर्ली चाइल्डहुड आपकी स्टेज के अंदर क्यूरियोसिटी आपको देखने को मिलती है, ठीक है, जो आपकी अर्ली चाइल्डहुड जो आपकी स्टेज होती है, ठीक। उसके बाद आपकी इसी अवस्था को कहा जाता है आपका टॉयज कहा जाता है, यानी कि आपकी खिलौने की अवस्था कहा जाता है। हमने और आप लोगों ने जब हम 6 साल तक के थे तो खूब खिलौने इसके अंदर खेले थे, ठीक है, तो गाड़ी चलाई थी या जो भी अपने खिलौने खेले, तो टॉय एज यानी कि खिलौने की अवस्था इसको आपको कहा जाता है।
उसके अलावा इस अवस्था में क्या होता है, जो बच्चा होता है वो कल्पनाशीलता वाले गेम्स खेलता है। देखो सीटेट वाले इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, या प्रतीकात्मक खेल जो खेलता है, तो इस स्टेज में खेलता है वो। ठीक है, आपने कल्पनात्मक वाले गेम कैसे खेलता है, जैसे गुड्डे गुड़िया वाले खेलता है। कैसे? गुड्डे गुड़िया वाले खेल खेलता है कि भाई गुड्डा जो होगा उससे राजा बना देगा और गुड़िया को बना देगा रानी बना देगा, चलो एक एम्पायर बना लेते हैं, अपनी एक दुनिया बना देते हैं। ठीक है, इस तरीके के जो कल्पना वाले जो गेम्स खेलता है बच्चा, वो खेलता है आपके अर्ली चाइल्डहुड जो आपकी स्टेज होती है, उसमें बच्चा खेलना आपने स्टार्ट कर देता है। उसके अलावा भाषा अर्जन के लिए जो सबसे सेंसिटिव जो आपकी स्टेज माना गया, वो आपकी माना गया अर्ली चाइल्डहुड आपकी स्टेज को माना गया। क्यों? देखिए, जो बच्चा होता है इस स्टेज में कैसे सीखता है, इस स्टेज में बच्चा सीखता है अपना इमिटेशन के माध्यम से, यानी कि बच्चा सीखता है इसमें अपना अनुकरण के माध्यम से। अब देखिए 6 साल का बच्चा जो कैसे सीखता है, अपनी मातृभाषा को कहां से सीखता है, अपने परिवार वालों से सीखता है। अब जो भाषा उसके परिवार में बोली जाती है उसको वो अनुकरण करके सीख लेता है। ठीक है, तो जैसी भाषा परिवार के अंदर बोली जाएगी उसको वो अनुकरण करके सीख जाता है। इसलिए कहा जाता है छोटे बच्चे के सामने हमेशा आदर्श भाषा आप लोग बोलिए। ठीक है, तो उसको कैसे सीखता है, वो अनुकरण करके यानी इमिटेशन करके वो सीख जाता है। तो इसलिए इसको भाषा अर्जन के लिए बड़ा सेंसिटिव टाइम पीरियड कहा जाता है। इसलिए जैसी भाषा बोलोगे उसको कॉपी करके वो सीख जाता है। ठीक है, तो ये बात आपकी क्लियर होगी आपकी अर्ली चाइल्डहुड आपकी स्टेज के बारे में। अगली बात करते हैं आपकी मिडिल चाइल्डहुड स्टेज के बारे में, या लेटर चाइल्डहुड इसको स्टेज भी कहा जाता है, दोनों आप लोग इसको कह सकते हो। ये स्टेज होती है, अब बच्चा हो गया आपका 6 साल से लेकर 11 साल तक के बीच का बच्चा हो गया। अब आपका 6 साल से लेकर 11 साल तक के बीच का आपका बच्चा हो गया। ठीक है, तो 6 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चे के बीच में क्या क्या आता है उसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। ठीक है, वेरी गुड भाई, 52,000 आप लोगों ने करा दिए। ठीक, तो देखते हैं 52,000 से ज्यादा और आप लोग कितने लेकर जाओगे। 6 साल से लेकर 11 साल तक का बच्चा देखिए क्या क्या करता है, इसको कहा जाता है आरंभिक स्कूल की एज। अब देखिए 6 साल का बच्चा है, तो 6 साल का बच्चा स्कूल के अंदर अपना एडमिशन ले लेता है, तो इसलिए स्कूल की आरंभिक एज इसको कहा जाता है। पहली चीज ये हो गई। उसके अलावा इस स्टेज को कहा जाता है गंदी अवस्था कहा जाता है। आपने देखा होगा जब बच्चे 6 साल से लेकर 11 साल तक का होता है, स्कूल के अंदर जाता है, तो खाना खाएगा कपड़ों के अंदर गिरा लेगा, स्कूल से जाएगा या आएगा तो रास्ते के अंदर कोई भी कीचड़ की जगह दिखेगी वहां पर जाकर कूद जाएगा, पार्क से खेल कर आएगा कपड़े गंदे कर आएगा। ठीक है, एक ऐड आता है ना कि दाग गंदे है, वो कपड़े गंदे कर आता है, फिर उसकी मम्मी या दादी वो 10 रुपए का पता नहीं कौन सा देती है कि दाग गंदे है, जा बेटा इससे साफ कर ले। तो गंदी अवस्था इसको कहा जाता है, डर्टी आपकी स्टेज कहा जाता है। खेलों की अवस्था इसे कहा जाता है। ठीक है, तो खेलों की अवस्था किसे कहा जाता है, आपकी जो आपकी यह होती है मिडिल आपकी चाइल्डहुड आपकी स्टेज हो जाती है। ठीक है, संग्रहण करने की अवस्था इसको कहा जाता है। देखिए कंफ्यूज मत हो जाना, टॉय एज जो होती है, जो खिलौने की अवस्था होती है, वो तो आपकी अर्ली चाइल्डहुड होती है, जो खिलौने की अवस्था होती है, और जो खेलों की अवस्था होती है ये आपकी मिडिल चाइल्डहुड हो जाती है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। संग्रहण करने की जो प्रवृत्ति पाई जाती है, कलेक्ट करने की जो प्रवृत्ति पाई जाती है, वो आपकी मिडिल चाइल्डहुड के अंदर पाई जाती है। जैसे हम लोग जब स्कूल के अंदर पढ़ते थे तो मैं WWE के कार्ड को स्टोरेज करता था कि ये अंडरटेकर का कर लिया, ये ब्रुक लेसनर का कर लिया। जो हमारे साथ में लड़कियां पढ़ती थी वो मोर के पंख को करती थी कलेक्ट, कि हमारे अंदर बुद्धि तेज हो जाएगी। ठीक है, हुई नहीं किसी के अंदर बुद्धि तेज। ठीक, तो कलेक्ट करने की यानी स्टोरेज करने की प्रवृत्ति इस स्टेज के अंदर आपकी पाई जाती है। आगे बात करते हैं इसी स्टेज का कुछ और पॉइंट के बारे में। इसे टोली की, समूह की या गैंग की अवस्था कहा जाता है। देखो जब हम स्कूल के अंदर पढ़ते थे तो स्कूल के अंदर हमारे दोस्त यार हमारे बने हुए थे, जैसे स्कूल के बाद लौटकर घर पर आए अपना बैग छोड़ा और सीधा उनके साथ घूमने निकल गए, तो इस स्टेज को कहा जाता है। इसलिए टोली की, गैंग की, समूह की अवस्था इसको कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों के साथ हमें घूमना फिरना उस टाइम पर बहुत पसंद था। इसे जीवन का सबसे अनोखा काल यानी कि यूनिक पीरियड इसको कहा जाता है। अगर मैं आप लोगों से कहूं या कोई भी आप लोगों से कहे कि अगर आपको अपने पिछले टाइम में भेजा जाए तो किस टाइम में जाना पसंद करोगे, आप कहोगे यार स्कूल की लाइफ सबसे बढ़िया थी, ना तो कैरियर की चिंता, ना नौकरी की चिंता, ना दुनिया भर की टेंशन, स्कूल टाइम सबसे बढ़िया टाइम। तो सबसे अनोखा काल यानी यूनिक पीरियड जो कहा जाता है आपका स्कूल का, इसको कहा जाता है। इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। जो बच्चा तर्क करना स्टार्ट करना शुरू कर देता है वो आपका इस स्टेज के अंदर अपना करना स्टार्ट कर जाता है, तो तार्किक चिंतन की अवस्था इसको कहा जाता है। जो अगली स्टेज बची है आपकी, अगली स्टेज आपकी किशोरावस्था, यानी कि जब बच्चा आपका 11 साल से 18 साल का हो जाता है, ये आपकी एडोलसेंस यानी कि आपकी किशोरावस्था। अब बच्चा कितने साल का हो गया, 11 साल से लेकर 18 साल तक का आपका बच्चा हो गया, या फिर 12 साल की शुरुआत आप इसको कह सकते हो, या फिर आप 11 साल का एंड इसको आप कह सकते हो। ठीक है, तो अब बच्चा 11 से 18 साल तक का यहां पर हो गया। इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है अपने परिवार की तुलना में अपने दोस्त यारों की राय ज्यादा लेता है। जो भी अगर मान लो उसको कुछ दिक्कत आई, ठीक है, कोई पॉइंट उसको पूछना हुआ तो अपने दोस्त यार से ज्यादा लेगा कि भाई इसमें मुझे क्या काम करना चाहिए। ठीक है, अपने परिवार से ज्यादा नहीं पूछेगा, अपना दोस्त यार से ज्यादा पूछेगा। जो दोस्त यार ने उसको सलाह दे दी उसको मानेगा। घर वालों ने कहा नहीं तू इस काम को ऐसे कर, नहीं मैं नहीं करूंगा, मेरा दोस्त तो ऐसे कर रहा था, अच्छा तेरा दोस्त ऐसे कर रहा था, तो अपने परिवार की तुलना में कंपेरिजन में दोस्त यार की सलाह ज्यादा लेता है। देखो सीटेट में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके इस तरीके के पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका सीटेट में पूछा गया है, तो सीटेट में कभी क्वेश्चन आपके कंसेप्ट पर आधारित नहीं आते, आपके इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। मैंने कहा ना किसी भी एक लाइन को आप मिस मत कर देना, ये एक एक लाइन मैंने बड़ी मेहनत के साथ लिया, आप लोग यकीन नहीं करोगे, एक एक मैराथन के लिए मेरी कई घंटे की मेहनत बनी हुई है। ठीक है, आप लोग सोच रहे हो मैं 5-6 घंटे यहां पर पढ़ा दूंगा, लेकिन इसको बनाने में कितने घंटों की मेहनत है आप यकीन नहीं करोगे। कल रात तो मैं पूरी रात सोया ही नहीं हूं। ठीक है, 4 या 5 घंटे की शायद मैं नींद ली होगी, 5 घंटे की भी नहीं ली, तो एक पॉइंट को मिस मत कर देना, बड़ी मुश्किल से एक एक पॉइंट मैंने निकाले आपके एग्जाम के लिए। ठीक है,
तो आप लोग समझ सकते हो, पूरी मेहनत के साथ आपके लिए लाए हो, तो पॉइंट को मिस मत कर देना, वरना मेहनत बेकार चली जाएगी। अगला पॉइंट है, इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। ठीक है, ये आपके किलपैट्रिक ने कहा था। तो जीवन का सबसे कठिन काल इसको कहा जाता है। सबसे ज्यादा जो डिसीजन टफ लेने पड़ते हैं वो इसी स्टेज के अंदर लेने पड़ते हैं। अपने कैरियर से संबंधित लेना पड़ता है, अपने घर वालों से जो द्वंद होता है वो आपका इसी स्टेज में बच्चों को देखने को मिलता है। ठीक है, घर वाले कुछ कहते हैं, बच्चा कुछ और कहता है। इसे संघर्ष की, तनाव की, आंधी तूफान की जितने भी मतलब बवंडर देखने को मिलते हैं वो आपको इसी स्टेज के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और आंधी तूफान की अवस्था किसने कहा है? इसे स्टेनली ओल ने कहा है। तो इस तरीके के बेसिकली क्वेश्चन नहीं आते हैं कि स्टेनली ओल ने कहा है, किलपैट्रिक ने कहा है। तो लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी मतलब परेशानियां, दिक्कत, आंधी तूफान, बाउंडर देखने को मिलते हैं वो आपके इसी स्टेज के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। इसमें विषमलिंगी आकर्षक देखने को मिलता है। विषमलिंगी आकर्षक मतलब जो लड़का होता है, जो मेल होता है, वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है, और जो फीमेल होती है वो मेल की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो विषमलिंगी आकर्षण आपको देखने को मिलता है। एक और क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था कि हार्मोन से संबंधित जो चेंज होते हैं वो किस अवस्था में देखने को मिलते हैं आपको। जो हार्मोन में चेंज आना शुरू हो जाता है वो आपके एडोलसेंस यानी कि किशोर अवस्था में आपको देखने को आपको मिलते हैं। हार्मोन से संबंधित जो चेंज आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट और क्या दिया हुआ है इसमें। इस अवस्था में क्या होता है? बच्चे अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इस अवस्था में जो बच्चे अपना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वहां पर तार्किक चिंतन स्टार्ट करते हैं, यहां पर अमूर्त चिंतन करना बच्चे स्टार्ट कर देते हैं। इस अवस्था में हीरो वर्शिप यानी कि वीर पूजा की भावना स्टार्ट हो जाती है। मतलब बच्चा किसी को अपना आइडियल मानकर उसको फॉलो करना शुरू कर देता है। लड़के किसी को, जैसे मान लो किसी को भगत सिंह मानकर, किसी को हनुमान जी मानकर, या किसी को सलमान खान मानकर उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। लड़के मान लो किसी को कैटरीना कैफ मानकर, किसी को ऐश्वर्या राय मानकर, या किसी को रानी लक्ष्मीबाई मानकर किसी करती होगी तो उसको फॉलो मानकर उसको फॉलो करना शुरू कर देती है। तो वीर पूजा की जो भावना होती है, हीरो वर्शिप की जो भावना होती है, वो आपकी एडोलसेंस में आपकी शुरू हो जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट की ओर। यहां पर आपकी खत्म हो गई आपकी जो विकास की जो आपकी अवस्थाएं थी। अब बढ़ते अब आपके नेक्स्ट टॉपिक की, जो आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपका जीन प्याजे। इसके ऊपर अब एक बार नजर डालते हैं, और थोड़ा सा मैं भाई यहां पर पानी पी लूं, क्योंकि पानी पी पी के सीटेट को मारा जाएगा, तो तभी बात बनेगी, क्योंकि बहुत लंबी क्लास होने वाली है, तभी इसको निपटाया जाएगा। ठीक, एक एक करके करेंगे। हाँ भाई।